स्वागत है आपका फ्यूचर फोकस क्लासेस में। तो हम लोगों ने जो चालू किया था क्रैश कोर्स और हमारा जो सोशल साइंस का क्लासेस चल रही है, तो वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी हो गया है, चैप्टर 2 का भी हो गया है, चैप्टर 1 का पीडीएफ भी और चैप्टर 2 का भी पीडीएफ सभी जो है ऐप पर डाला गया है। तो अब ये जो है आप लोग का काम बनता है कि इस क्रैश कोर्स का लाभ आप अपने तरह से जो है भरपूर उठाएं। और अगर आप जो है हमारे इस फ्यूचर फोकस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करें फ्यूचर फोकस क्लासेस। और जब सर्च कीजिएगा तो ऐसा लोगो दिखने को मिलेगा, तो इस लोगो पे क्लिक कीजिएगा और आप फ्यूचर फोकस क्लास ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें रजिस्टर कीजिएगा, फ्री कोर्स जहाँ लिखे होंगे उसमें क्लिक कीजिएगा। और उसके अंदर जो है दो सेक्शन होंगे, एक लाइव और एक कंटेंट। कंटेंट पर क्लिक करके जो है आप अपने पूरे क्लास का फायदा उठा सकते हैं। और ये जिम्मेदारी आपको बनती है कि हमने बोला था कि आप जो है प्रत्येक बच्चे 10 व्यक्तियों में शेयर करें। हम अपनी तरफ से प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री मुहिम है क्रैश कोर्स। ये आपका अधिकार बनता है कि पूरे बिहार में इसको फैलाया जाए। और आपका ये हक बनता है कि कम से कम जो है 10 व्यक्तियों में जरूर इसको शेयर करें। क्लास 10th के एग्जाम देने वाले हैं 2026, तो उन लोगों का क्रैश कोर्स मिल जाए। और वो बच्चे को भी जोड़ें जो बच्चे साल भर में कुछ नहीं पढ़े हैं। उनको जो है पीडीएफ नोट्स, ये जो जितना पीडीएफ और नोट्स जा रहा है तो वो आप जाकर कहीं ना कहीं प्रिंट आउट करा लीजिएगा, प्रिंट आउट करा कर रख लीजिएगा। उसको जो है याद करते रहिएगा, उसमें परिभाषा याद करते रहिएगा। और कुछ जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराया जाता है तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको भी देखते रहिएगा कि बहुत बार क्वेश्चन दोहरा देता है। इस सब बातों पर चर्चा करेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछता है, अगर किसी ऑब्जेक्टिव का आंसर मालूम नहीं है तो कैसे उसको टिक लगाना है, इन सभी का भी जिक्र किया जाएगा एक दिन। लेकिन अभी चलते हैं हम लोग क्लास जो है हम लोग का स्टार्ट होगा इकोनॉमिक्स का। क्या होगा? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है मुद्रा बचत के अनुसार। तो ये क्लास जो है अब हम लोग करते हैं चैप्टर 3 है ये इकोनॉमिक्स का। देखिए मुद्रा होता क्या सबसे पहले, और ये मुद्रा होने से पहले हमको जानना ये है कि ये मुद्रा का विकास कैसे हुआ। ठीक, तो हमने एक चैप्टर में पढ़ा था कि इस मुद्रा का विकास का इतिहास में जाना था कि ये मुद्रा जो है आदि मानव के समय में नहीं था। आदि मानव के समय में जो है वस्तु विनिमय प्रणाली पद्धति थी, धीरे धीरे जो है ये मौद्रिक प्रणाली की ओर आ गए। तो ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उस समय आदि मानव के समय में, तो वास्तव में ये वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो यानी वस्तु ये कहता क्या है कि वस्तु से वस्तु का लेन देन करो। यानी जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु से लेन देन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो वस्तु विनिमय प्रणाली। उसे कहेंगे क्या? वस्तु विनिमय। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली क्या कहलाता है कि जब एक वस्तु से किसी दूसरे वस्तु का लेन देन कराया जाता है तो उसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे में गेहूं से चावल, सब्जी से तेल बदल लेना और दूध से दही बदल लेना। ये जो पद्धति है आप लोग अपने गांव में भी देखते होंगे, जो गांव के बच्चे होंगे वो समझते होंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर में चावल अधिक होगा और कभी कभी क्या होगा है संध्या के समय में यानी सांझ के समय में आपके घर में जो है आटे खत्म हो जाते हैं। जब आटे खत्म हो जाते हैं तो उसके लिए जो है आप लोग अपने बगल वाले घर से यानी अपने प्रधान से कुछ ना कुछ कहते हैं क्या कि ये हमारा चावल ले लो, कुछ चावल ले लो और हमें क्या दे दो? गेहूं दे दो। ये जो तुमने चावल से गेहूं बदला, यानी इसलिए गेहूं से चावल बदला, तो ये जो पद्धति किया, ये जो प्रक्रिया किया, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। समझे? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या कहती है? यानी वस्तु से वस्तु का लेन देन करो। ये वस्तु से वस्तु का लेन देन किया जाता है तो वह वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। अब जो है ये वस्तु विनिमय प्रणाली करने में कुछ कठिनाइयां हुई, क्योंकि
जब अगर ये जो वस्तु प्रणाली जो थी, ये अगर सुचारू रूप से अच्छी तरह चलती तो हमें क्या जरूरी थी मुद्रा का, हमें क्या जरूरत था ऑनलाइन पेमेंट का। इसके लिए जो है कुछ ना कुछ कठिनाइयां रही होगी, तब ना हम लोगों ने आज मुद्रा का विकास किया। इसमें कुछ कठिनाइयां थी। उसमें पहला कठिनाई क्या था कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव इसमें क्या होता है? आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव होता है कि एक व्यक्ति की आवश्यकता से जो है दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता मिलना है। जैसे तुमने अपने घर से चावल ले जाकर गेहूं, यानी किसी एक व्यक्ति के घर गया था दूसरे व्यक्ति के यहाँ, तो ये जो तुमने चावल से गेहूं बदला, तो ये तो आसानी से बदल लिया, तो इसे वस्तु में प्रणाली कहते हैं। लेकिन इसमें कठिनाइयां क्या होंगी? जैसे मान लो तुम चावल लेकर गए गेहूं वाले के पास, और ये चावल जब लेकर गए गेहूं वाले के पास, तो ये गेहूं वाला कहा है कि हमें चावल की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे ही कहेगा कि हमें चावल की आवश्यकता नहीं है, तो तुम्हें जो है दुख लगेगा और फिर कहीं तीसरे के पास जाना। अगर यह तीसरा भी व्यक्ति कह रहा है कि हमें चावल की आवश्यकता नहीं है, तो फिर तुम्हें चौथे के यहाँ जाना। अगर चौथा भी कह रहा है कि हमें चावल की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे पांचवें के यहाँ जाना। तो ये जो आवश्यकता है, इसी एक की आवश्यकता इसको गेहूं की है, लेकिन इसको आवश्यकता नहीं है चावल की। तो जब ऐसी स्थिति होगी, वही कहलाता है क्या? आवश्यकता की दोहरे संयोग का। क्या कहलाता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की यह प्रमुख कठिनाई है। आवश्यकता की दोहरे संयोग का अभाव का मतलब है कि एक की जरूरत किसी दूसरे की जरूरत से मिलना है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आपका आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। ये वस्तु विनिमय प्रणाली की पहली कठिनाई है। दूसरी कठिनाई की ओर बढ़ते हैं, तो दूसरी कठिनाई क्या कहता है? दूसरी कठिनाई कहता है आपका मूल्य के समान मापक का अभाव। यानी जब हमारे पास मुद्रा नहीं रहेगा, यानी जब हमारे पास मुद्रा नहीं रहेगा, तो दूसरी कठिनाई क्या आएगी? मूल्य के सामान्य मापक का। यानी हम जो है किसी एक वस्तु का मूल्य अच्छी तरह से नहीं माप सकते, तो उसी को क्या कहते हैं? मूल्य के समान मापक का अभाव। यानी मान लीजिए आपके पास जो है गेहूं है, 1 केजी गेहूं है। आप 1 केजी गेहूं ले जाकर किसी को दे रहे हैं और आप उनसे कह रहे हैं कि हमें तेल दीजिए। तो अगर ये गेहूं का मूल्य आंक सकते हैं, अगर गेहूं का मूल्य आंक सकते, अभी के जमाने में गेहूं का तुरंत मूल्य आंकेंगे 20 रुपया और लोगों को तेल दे देंगे। लेकिन उस समय जो है एक गेहूं का मूल्य नहीं मांगा जा सकता था, तो ये अभाव रहती कि हम गेहूं के बदले में ना खरीदें। उसके बाद ये भी अभाव, जैसे मान लीजिए एक गाय के बदले में कितनी बकरियां ले लेते, तो ये जो है अभाव रहती थी। कब? जब हमारे यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी तब। जैसे कि अगर तुम्हारे पास एक गाय है, अब ये गाय को तुम किसी के यहाँ बेच तो सकते नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास मुद्रा नहीं है। सबसे पहली बात, तुम्हारे पास जो है मुद्रा नहीं है। अगर मुद्रा रहती तो तुरंत गाय का मूल्य 20,000 30,000 माप लेते, 20,000 30,000 माप लेते। लेकिन हमारे पास सबसे खराब कठिनाई क्या है कि हमारे पास मुद्रा नहीं है, और ये मुद्रा जब नहीं रहेगी, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस गाय के बदले बकरिया को बदलने में कठिनाई होगी। कैसे? कि जब तुम किसी गाय दोगे और उससे बकरी लोगे, अब समझो, एक गाय दिए तो दूसरा आदमी कहेगा कि हम तुम्हें एक ही बकरी देंगे, दूसरा आदमी क्या कहेगा कि हम तुम्हें एक ही बकरी देंगे। तो जब ऐसी स्थिति रहेगी, तो हमें क्या कठिनाई होगी? हमें यही कठिनाई होगी कि मूल्य का हम माप नहीं सकते। कब? जब वस्तु विनिमय प्रणाली होगी तब। देखो क्या लिखा? वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी बड़ी कठिनाई क्या है? मूल्य के मापने से संबंध। तो कोई ऐसा सर्वमान्य मापक नहीं था जिसकी सहायता से सभी प्रकार के वस्तु का हम मूल्य माप सकते थे। जैसे 1 केजी चावल के बदले कितना घी दिया जाए, एक गाय के बदले कितनी बकरियां दी जाए।
ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका कठिनाई क्या है कि मूल्य का संचय करना। ये सबसे बड़ी कठिनाई है, जैसे कि तुम जो हो मूल्य का संचय नहीं कर सकते। कब? जब वस्तु विनिमय प्रणाली रहेगी तब। यानी तुम पैसे को अभी जो, अब मान लो कि तुम्हारे पास मुद्रा है अभी, तो इस मुद्रा का संचय कर लेते हो कहाँ पर? बैंक में, या अपने पास पेटी में। यानी आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए क्या करते हो? तुम संचय कर लेते हो। किसका? मुद्रा का। लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो उस समय सबसे अच्छी मुद्रा क्या थी? तो उसका अनाज था। तो ये अनाज को कितने दिन तक बचा कर सकता है? खूब रखेगा तो 1 साल, तो उसको रखेगा तो 2 साल, उसके बाद तो सड़ जाना था। तो यही कठिनाई थी कब? वस्तु विनिमय प्रणाली में, कि वह अपने यहाँ मूल्य जो है संचय कर नहीं रख सकता था। जैसे कि मान लीजिए कि अब आप जो है क्या सोचते हैं, भविष्य में जो है कोई हमारे यहाँ आपदा आ जाए घर पे, या किसी की तबीयत खराब हो जाए, उसके लिए तुम पैसे रख देते हैं, पैसे रख लेते हैं बचा कर बैंक में। लेकिन उस समय क्या होता था कि तुम रखोगे तो 2 साल बाद वो फिर खराब हो जाएगा, तो उसके लिए जो तुम संचय नहीं कर सकते। तीसरा घटना क्या है? स्व-विभाजन का अभाव। यानी स्व-विभाजन का मतलब है किसी वस्तु को तुम्हें बांटने में कठिनाई होगी। अब वस्तु को बांटने में कैसी कठिनाई होगी? मान लो तुम 2 भाई हो और तुम्हारे पास एक कार है, तो तुम्हारे पास एक कार है और तुम 2 भाई हो। तो जब तुम अलग अलग हुए, उस जो कार को है, उस कार को लेने के लिए तुम भी कहोगे कि हमें दे दो, तुम्हारा भाई भी कहेगा हमें दे दो। तो इस समय जो है दोनों व्यक्ति का मांग होगा कि हमें कार मिल जाए। लेकिन अगर दोनों व्यक्ति में झगड़ा होगा तो क्या किया जाएगा? कार को जो है आधा आधा काट दिया जाएगा। तो जैसे इस कार को आधा आधा काटिएगा तो इसकी उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। इसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। फिर इसको उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक गाय है तुम्हारे पास और तुम 2 भाई हो, तो दोनों भाई अलग अलग करना चाहते, तो दोनों का मांग है कि हम गाय लेंगे। तो इसका अगर मुद्रा के विकास हो जाता, हम तुरंत गाय का मूल्य माप लेते, ये 20,000 का है, तो वो एक व्यक्ति जो है इसको 10,000 दे दे, या इसमें जो है कोई खरीद ले और इसको बेचकर हम पैसा बांट लेंगे। तो इस समय क्या होगा कि उस गाय को अगर काट दिया जाए, उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाए। ऐसी स्थिति होगी कब? जब सह विभाजन का अभाव होगा। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में हम वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई आएगी क्या कि किसी वस्तु को जब विभाजन करेंगे उसमें कठिनाई आएगी। देखो क्या है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता। यदि उसका विभाजन कर दे तो उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। यानी ये विभाजन कर दिया तो उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाएगी, यानी फिर उसको उपयोग नहीं कर सकते थे। जैसे किसी कार को 3 भाग में बांट दिया जाए तो उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। किसी गाय को 2 या 3 भाग में बांट दिया जाए तो उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। तो यही वस्तु विनिमय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण कठिनाई थी। पांचवा में क्या है यहाँ पर? तो भविष्य के भुगतान की कठिनाई। यानी भविष्य में जो है हमें भुगतान की कठिनाई, कैसी भविष्य में भुगतान की कठिनाई होगी तो समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस समय जो है मुद्रा का विकास है, तो मुद्रा का विकास है तो हम किसी को लोन दे सकते हैं। यदि लोन का मतलब उधार, हम किसी को उधार दे सकते हैं, उधार ले भी सकते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तब कैसे होता था? उस समय क्या होता था, जैसे मान लीजिए तुम उधार दे दिए 1 बोरा चावल, 1 बोरा चावल उधार दे दिए। अगर इस समय मुद्रा का उस समय विकास था, उस 1 बोरा चावल का मूल्य माप लेते, ठीक है यह मूल्य जो है 500 का है, अगर तुम 1 माह रखते हो या 2 माह रखते हो तो हमें 4% का ब्याज पर जो है तुम्हें चावल देना पड़ेगा। यानी 500 का चावल जब ले रहा है तो 5% के ब्याज, 4% के ब्याज पर उसे जो है 540 रुपया 2 माह के लिए चावल देना पड़ेगा, इतना रुपया का चावल। लेकिन जब ये मुद्रा का विकास नहीं है
तो क्या करेगा कि जो उधार लेगा चावल, जो व्यक्ति उधार लेगा चावल, तो वह फिर 2 साल के बाद एक बोरा जो है चावल ले करके देगा। यानी इसमें क्या होता था कि जो उधार लेता था उसको फायदा हो जाता था, और जो उधार देता था उसको घाटा हो जाता था। तो यही कठिनाई है हमारा 5वां कठिनाई वस्तु विनिमय प्रणाली में। छठा में कह रहा है क्या कि मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई, यानी मूल्य जो हस्तांतरण की कठिनाई क्या कहलाता है। जैसे मान लो तुम बिहार में हो और तुम जाना चाहते हो कहाँ, दिल्ली। अब तुम बिहार में हो, तुम्हारा घर बस गया है, तुम्हारे पास सभी जमीनें हैं, पूरी ऐशो आराम की जिंदगी चल रही है, लेकिन तुम अब दिल्ली जाना चाहते हो। तो दिल्ली जाना चाहते हो तो अब जो है तुम अपने वस्तु को पूरे जमीन को या पूरी वस्तु को बेच नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि उस समय मुद्रा का विकास नहीं हुआ है। और तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है कि तुम अपने पूरे जो है संपत्ति को कर से कर दो कहाँ पे, दिल्ली। यानी तुम्हारे पास जितना फ्रिज व्रिज जितना भी तुम्हारे पास वस्तुएं है उन सबको उठा कर ले जाना पड़ेगा। तो ये वस्तु को उठा कर ले जाने में कितनी ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है, समझिएगा। अब देखिए, ये व्यक्ति बिहार से दिल्ली जाने में जो है सक्षम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास पूरा जो है संपत्ति बिहार में भी रखना पड़ेगा और फिर दिल्ली में भी, यानी ये 2 जगह पे इसका जमीन हो जाएगा। तो ये जो है मूल्य का हस्तांतरण की कठिनाई है। यानी एक व्यक्ति जो है एक स्थान को छोड़कर जब दूसरे स्थान पर जाएगा, इसमें अनेक प्रकार की कठिनाई है। या इसमें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई है, तुम दुकान में जाते हो। अब जब दुकान में जाओगे कुछ ना कुछ रुपया लेकर जाते हो। अगर ये सोना का दुकान हो, तुम्हें नाक में का खरीदना हो या कान में का खरीदना हो, तो उसके लिए जो है तुम्हें रुपया ले जाना पड़ेगा इस जमाने में। लेकिन उस जमाने में क्या ले जाना पड़ेगा, तो तुम्हें चावल, अब वो चावल बोरी में भर भर के ले जाना पड़ेगा, तब तुम्हें सोना लाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति जो है आपकी इस समय थी। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई है। और उसके बाद देखते हैं क्या, उसके बाद देखते हैं मौद्रिक विकास कैसे हुआ। तो मौद्रिक विकास, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, यानी अब ये जो कठिनाइयां हो गई वस्तु विनिमय प्रणाली में, तब मुद्रा का विकास किया गया। फिर जब वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आने लगी, जिसके कारण से मनुष्य को जो है मुद्रा का विकास किया गया। यानी उस वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर आज मौद्रिक प्रणाली तक जितना विकास हुआ है उन सबको क्या कहते हैं, मौद्रिक प्रणाली। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर और मुद्रा तक जितना भी विकास हुआ है उसे क्या करेंगे, मौद्रिक प्रणाली। और देखिएगा, एक प्रोफेसर है जिसका नाम राउथर है, इन्होंने क्या बताया मुद्रा के बारे में। कहा कि जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र का, विज्ञान में अग्नि का और राजनीतिक में वट यानी वोट का स्थान है, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा। यानी जैसे यंत्र शास्त्र में चक्र का, यानी कोई भी मशीन बिना चक्र का नहीं चल सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है कि विज्ञान में जो है अगर अग्नि का विकास नहीं हो तो विज्ञान अधूरा रहेगा। राजनीतिक में यानी कोई भी राजनीतिक पार्टी लड़ेगा तो उसमें वोट नहीं होगा तो वह नहीं जीत सकता। उसी प्रकार यानी अहम भाग है, अगर आर्थिक जीवन में अगर मुद्रा को हटा दिया जाए तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे। ये कौन कह रहे हैं, प्रोफेसर क्राउड। और प्रोफेसर के बारे में बताए हैं, जिस तरह बोला है उस तरह रखना पड़ेगा। ठीक, बस हम समझा सकते हैं। अब देखेंगे मुद्रा के कार्य। तो मुद्रा के 4 कार्य जो यहाँ आप देख सकते हैं। तो मुद्रा के 4 कार्य कौन कौन, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, विलंब भुगतान और मूल्य का संचय। तो इसके लिए जो एक फॉर्मूला है, ये अपने बुक में भी होगा, यहाँ भी मिलेगा। तो इसके लिए क्या कहना है, मुद्रा के है 4 कार्य, महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। यानी मुद्रा का 4 कार्य सबसे महान है। कौन कौन, एक आपका माध्यम, दूसरा मापन और तीसरा संचय और चौथा भुगतान। इसके अलावा भी कुछ और मिलेगा मुद्रा का कार्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे माध्यम, यानी विनिमय का माध्यम है कौन, मुद्रा का। यानी विनिमय का माध्यम कैसे है, यानी विनिमय का मतलब लेन देन। यानी एक वस्तु को खरीदने के लिए जो है हमें मुद्रा
को दे देना है और वस्तु को ले लेना है। वहीं आपका मुद्रा का लाभ है कि विनिमय का माध्यम क्या कर रहा है कि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। इसे क्रय तथा विक्रय दोनों में ही मुद्रा कार्य करती है। इस कारण इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न होती है। मुद्रा के द्वारा किसी भी समय विनिमय किया जा सकता है। यानी ये कह रहा है यही कि हम मुद्रा से जो है किसी वस्तु को खरीद सकते हैं, तुरंत खरीद सकते हैं, ठीक, किसी वस्तु को बेच सकते हैं। तो ये मुद्रा में जो है विनिमय का एक माध्यम मुद्रा से। चलो, मूल्य का मापक, हम किसी भी वस्तु का मूल्य आंक सकते हैं। जैसे हमने क्या कहा था, वस्तु में प्रणाली में क्या कहा था कि उसमें मुद्रा जो उसमें जो है किसी वस्तु का मूल्य नहीं माप सकते, ठीक है, इसमें माप सकते हैं मुद्रा का। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि एक गाड़ी दिखाए, तुम लोग को कार दिखाए, उसमें बताएंगे इस कार का दाम कितना है, तुरंत आपका 5 या 10 लाख। लेकिन उस समय में क्या कहिएगा, अगर आपको एक कार दिखा दे तो उस समय में कहिएगा कि इतना अच्छा होगा, कुछ भी नहीं बता सकती आप, कहिएगा इतना अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उस समय जो है मुद्रा का विकास ही नहीं हुआ है, ठीक। तो ये है आपका मूल्य का माप। यानी कि आप जो है किसी भी वस्तु का मूल्य तुरंत माप सकते हैं। अगर आपके सामने कहा जाए कि ये मेरा कलम कितना का है, आप तुरंत बता सकते हैं। अगर कहा जाए ये मेरा कैमरा कितना का है, आप तुरंत बता सकते हैं। अगर कहा जाए कि ये बोर्ड कितना का है, आप तुरंत बता सकते हैं। तो ये है मूल्य का, यानी ये है मुद्रा का बेनिफिट। चलो तीसरा नंबर हम देखते हैं क्या कि विलंब भुगतान के मामले। तो यानी हम अगर किसी भी वस्तु को अगर जब हम किसी वस्तु को उधार देते थे तो उस उधार देने के बाद जो है जो उधार देता था उसको घाटा हो जाता था, और उधार लेता था यानी ऋण तो उसको लाभ हो जाता था। इसमें क्या होगा, देखो, विलंब भुगतान के मान, यानी जब हम किसी को उधार देंगे तो उसको जो है विलंबित भुगतान करेगा। जब विलंब में भुगतान करेगा उसका जो है ब्याज ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, अगर ये व्यक्ति को 1,000 रुपया दे रहा है, 1,000 रुपया दे रहा है, तो यह व्यक्ति जो है एक वर्ष के बाद यह रुपया फिर ये व्यक्ति को देता है। तो इसके लिए ये दायरा फिक्स कर दिया कि तुम 1,000 रुपया दिए तो 4% हमको इनको ब्याज देना होगा। तो समय निकाल लो, मूलधन गुने समय गुने दर को बटा 100, हटा दो 120 और आगे में 4, यानी 360 रुपया जो है इसका पर मंथ हो गया। तो ये जो है पर मंथ नहीं बल्कि 360 रुपया इसका जो है पूरा एक वर्ष, जैसे एक वर्ष जोड़ कर दे दो 1360 रुपया दे देगा। तो ये जो है तुम्हें बेनिफिट हो गया मुद्रा से, मुद्रा के आने से कि तुम जो है किसी को जो है उधार दे सकते हो। अगर वह विलंब कर रहा है भुगतान करने में तो तुम अपना टैक्स भी ले सकते हो, यानी कर भी ले सकते हो, परसेंटेज भी ले सकते हो। चलो, 4 नंबर का मुद्रा का क्या कार्य है, संचय। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हमारे पास मुद्रा का विकास नहीं था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली था, तो उस समय हम लोग किसी भी वस्तु को संचय करते थे तो मात्र 1-2 साल में खत्म हो जाता था, नष्ट हो जाता था। लेकिन जो है अब यहाँ मूल्य का संचय यानी मूल्य का इकट्ठा करके रख सकते हैं। कहाँ पे, बैंकों में, कहाँ पे, तो अपने घर में। ये जो संचय करने की पद्धति मूल्य के विकास में, मुद्रा का विकास होने से अच्छी है। देखिए, तो मनुष्य भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना चाहता है। वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताएं भी महत्वपूर्ण हैं। इस कारण यह जरूरी है कि भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखा जाए। मुद्रा को हम बहुत दिनों तक संचित करके रख सकते हैं। लंबी अवधि तक संचित करके रखने पर मुद्रा खराब नहीं होता। और यही बात इसका विपरीत है, किसमें, आपका जो मूल्य संचय नहीं कर सकते, किसमें, वस्तु विनिमय प्रणाली में। उसके लिए आप अगर संचय कर रहे हैं तो वो नष्ट हो जाता था, लेकिन ये जो है नष्ट नहीं होने वाला है। इसको संचय करके रख लीजिएगा बैंक में, तो भविष्य में जो है वो आपको क्या कर सकते, वो आपको जो है उपयोग हो सकता है। चलिए, इसके बाद है क्या, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। यानी अब जो है वस्तुओं को जो है क्रय विक्रय करने में जो है आसानी हो गई। यानी कि जो तुम्हें
क्योंकि बिहार छोड़ के दिल्ली जा रहे थे, तो ये बिहार के जो सभी संपत्ति को बेचकर और फिर दिल्ली में जाकर खरीद सकते हो। तो वस्तु बीमा में क्या रहा कि इसे उठाकर ले नहीं जा सकते इस वस्तु को। लेकिन इसमें क्या फायदा हो गया कि ये पूरी वस्तु को बेच कर और दिल्ली में ले जाकर सिद्ध कर सकते हो, फिर खरीद सकते हो। तो ये आसानी यहाँ आ गई आपकी क्रय शक्ति का स्थान में। चलिए, ये जितना भी हम लोगों ने पढ़ा वह था आपका मुद्रा का कारक। अब पढ़ेंगे मुद्रा क्या है। पाठ्य जीवन में तो मुद्रा जो है कागज या धातु का बना वह वस्तु है जो हमारे जीवन में उपयोगी आता है, जो सरकार के द्वारा तथा जनता की स्वीकृति के द्वारा, दोनों के द्वारा चलाया जाता है। तो उसे ही मुद्रा कहते हैं। तो नोट में देखिएगा, मुद्रा जनता तथा सरकार दोनों के समाज से चलता है। ठीक, प्रोफेसर हार्टले एंड फिट्स के अनुसार क्या कहा, उन्होंने बताया कि मुद्रा है वह मुद्रा का कार्य करती है। ये कौन कर रहा है? प्रोफेसर हार्टले विट्स के अनुसार बताया गया है। मुद्रा वह है जो मुद्रा करता है, यानी मुद्रा वह है जो क्रय और विक्रय की कार्य करती है। यानी मुद्रा का जितना भी कार्य 4-5 प्रकार का वह कार्य करती है, उसे ही हम मुद्रा कहते हैं। ये कौन कह रहे हैं? प्रोफेसर हार्टले एंड विट्स। कोलबर्ग में क्या कर रहे हैं? यह कह रहे हैं कि उन्होंने बताया क्या कि मुद्रा वह है जो मूल्य का माप और भुगतान का साधन है। यानी मुद्रा जो है किसी मूल्य को मापने के लिए तथा हमें भुगतान करने के लिए आसानी पैदा करती है, उसे मुद्रा कहते हैं। कौन कर रहे हैं? एक कह रहे हैं कोलबर्ग। मुद्रा का विकास कैसे कैसे हुआ उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने वस्तु विनिमय प्रणाली देखा था, यानी वस्तु से वस्तु का लेन देन तो क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली पीछे ही पड़ा था। उसके बाद देखा गया कि अब वस्तु मुद्रा है। यानी वस्तु मुद्रा क्या है? यानी एक समय में क्या किया गया कि किसी भी एक वस्तु को ही किसी समय एक वस्तु को ही मुद्रा मान लिया गया है। जैसे पुराने समय में जानते हो कौड़ी को मुद्रा मान लिया गया था। अब उस कौड़ी से जो है तुम किसी भी वस्तु का आदान प्रदान यानी विनिमय लेन देन कर सकते थे। तो ये कहाँ सुविधा आ गई? ये वस्तु में प्रणाली से आगे बढ़कर वस्तु मुद्रा में आ गई। यानी किसी एक वस्तु को जो है मुद्रा मान लो। जैसे अगर इस समय अगर कहा जाए कि इस कलम को जो है दुकान पर ले जाएगा कोई व्यक्ति, तो इस कलम के बदले उसे 5 बिस्कुट दे दो। ये वस्तु को हम लोग क्या मान लेते हैं? मुद्रा। उसी प्रकार जो है पहले के जमाने में कौड़ी या कोई भी वस्तु को जो है मुद्रा मान लेते थे और उससे जो है अपना आदान प्रदान करते थे। चलिए, धात्विक मुद्रा यानी जब राजा महाराजा आने लगे, उसका वर्चस्व बढ़ने लगा, तो उन लोगों ने क्या किया? अपने संपत्ति कौन सा ऐसा माना जाता है कि जिनके समय में मुद्राएं जैसी व्यवस्था थी तो उनका साम्राज्य भी उतना दिखा। जैसे जो राजा सोना का सिक्का चलाया होगा वह राजा धनी हो, जो राजा चांदी का सिक्का चलाया होगा तो वह गरीब होगा, थोड़ा गरीब होगा। और जो राजा चमड़ा का सिक्का चलाया होगा तो वो और गरीब होगा। उसी प्रकार जब राजा महाराजा का हमारे देश में विकास होने लगा या कहीं कोई भी देश में विकास होने लगा, तो उन्होंने धातु का मुद्रा बनवाने लगे। धातु तांबा का, सोना का, चांदी का, शीशा का, चमड़ा का, इन सभी का मुद्रा बनाने लगा। तो उसे क्या कहा गया? धात्विक मुद्रा। चलो सिक्का देखो, कॉइन। यानी अब जो है धीरे धीरे ये सिक्का का विकास हो गया। यानी जो आप लोग अभी 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का चलाते हैं, इसका विकास हो गया। अभी इसे ही क्या कहा गया? यानी धातु का ही है। इसमें मिश्र धातु रहते हैं, कुछ मिलावटी रहते हैं, जैसे कि लोहा और सब मिलाकर बनाया जाता है। इस धातु के सहयोग से जो बनाया गया सिक्का कहा गया। और 5 में कह रहा है पत्र मुद्रा, यानी जो कागज के नोट तुम लोग देखते हो उसे क्या कहते हैं? पत्र मुद्रा। उसके बाद एक कहता है साख मुद्रा, यानी क्रेडिट के आधार तुम्हारे क्रेडिट के आधार पर कुछ मुद्रा
मुद्रा प्रदान की जाती है। जैसे तुम्हारे पास एक प्लास्टिक का कार्ड होगा, जिसे एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड उसे ही बोला जाता है, तो वह क्रेडिट आधार पर तुम्हें मुद्रा का मुद्रा के लिए तुम्हें भुगतान करने के लिए दिया जाता है। तो वह तुम्हारा है मुद्रा का विकास। छह प्रकार का जो है मुद्रा का विकास हो रहा है, इसमें देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले है वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय क्या है? तो वस्तु विनिमय जो है, जब वस्तु से वस्तु का लेन देन करेगा, जब वस्तु से वस्तु का लेन देन करेगा तो उसे क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय। चलो, उसके बाद देखो कि वस्तु मुद्रा। उसके बाद देखो वस्तु मुद्रा। प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को जो है मुद्रा के कार्य संपन्न करने के लिए चुन लिया गया, और उसी को मुद्रा मानकर वस्तु का लेन देन किया जाता। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कौड़ी का। उसी के बाद धात्विक मुद्रा, यानी जब हमारे यहाँ जो राजा महाराजा का विकास हो गया, तो उन्होंने अनेक प्रकार की धातुओं से जो मुद्रा को चलाया, उसे क्या बोला गया? धात्विक मुद्रा। वो धातु में पीतल होते थे, तांबा भी होते थे, सोना भी होते थे, चांदी भी होते थे, अनेक धातु होते थे। चलो, सिक्का देखो। तो सोने चांदी आदि से बना हुआ वस्तु जो देश के सार्वभौम सरकार के मुहर के द्वारा संचालित होता है, उसे सिक्का कहते हैं। यानी सिक्का कौन चलाता है? तो देश की सरकार। अगर कहे कोई पूछेगा ये सिक्का का चालन कौन करता है, तो देश का सरकार। और वही पत्र मुद्रा पूछेगा तो उसे कहिएगा आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिस पर गवर्नर का दस्तखत होता है। ठीक। तो सिक्का जो है वह किसके द्वारा चलाया जाता है? सरकार के द्वारा। और सार्वभौम मान्य होता है, यानी सभी लोग इसको मानते हैं, तभी इस मुद्रा को चलाया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं क्या कि आपका, चलो एक नोट देख लो। नोट में क्या है? तो सिक्के में जो अशोक स्तंभ है, उसमें 4 जानवर। सिक्के में जो अशोक स्तंभ है, उसमें 4 जानवर है। तो 4 जानवर देखिएगा। घोड़ा है, ठीक, दूसरा में शेर है, तीसरा में हाथी है, और चौथा में बैल है। ठीक। अशोक स्तंभ जो आप लोग देखते हैं, उसमें जो है 4 जानवर है, यानी उसके नीचे 4 जानवर का चित्र बनाया था है। घोड़ा, शेर, हाथी, बैल। ठीक। अब देखो तुम पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा जो है किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। देखो, सिक्का मुद्रा में भी कुछ दोष थे। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कठिनाई होती थी, इसलिए पत्र मुद्रा जारी किया गया, जो देश के सरकार तथा केंद्रीय बैंक के द्वारा एक कागज का नोट प्रचलित किया जाता है, उसे ही पत्र मुद्रा कहते हैं। यानी सिक्का मुद्रा में भी कुछ कठिनाइयां क्या थी? तो अगर आपको जो है कोई कीमती वस्तु को खरीदने जाना है, अगर मान लीजिए आपको एक कार को लेकर खरीदने जाना है, कार को खरीदने जाना है, तो तुम्हें 10 लाख का सिक्का ले जाना पड़ेगा। अभी 10 लाख का सिक्का जो है 10 दिन चलेगा इसका। और आजकल जो है आप लोग सिक्का रखबे नहीं करते हैं, तुरंत कहते हैं कि झंझन झंझन पाकिट करने लगेगा। तो ये जो है आपका सिक्का में कुछ दोषे थे, इस दोष को हटाने के लिए जो है हमारे यहाँ पत्र मुद्रा का विकास किया गया। और जब पत्र मुद्रा का विकास किया गया, तो इससे जो है हमें वस्तु का विनिमय करने में आसानी हो गई। चलो, उसके बाद कहा गया साख मुद्रा। यानी साख जो है आर्थिक विकास के साथ साथ मुद्रा का भी उपयोग होने लगा, और आधुनिक समय में चेक, विभिन्न प्रकार के साख पत्र मुद्रा का कार्य करने लगा। इन इनको साख मुद्रा का है। जैसे मान लो साख मुद्रा क्या है? ये एक जो चेक जानते हो तुम, उसी को हम लोग कहते हैं साख मुद्रा। यानी ये चेक पर जो है तुम सिग्नेचर कर लेते हो और इतना रुपया लिख देते हो, और जैसे बैंक में ले जाकर लेकर जाते हो, तो बैंक जो है तुमको पैसा दे देता है। यानी किसी को जो है तुम लोग चेक काट कर दे दिए, और वह चेक ले जाकर कहीं बैंक में भजा लेगा, तो उसी को बोला जाता है आपका साख मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा समझिएगा। जो आजकल के समय में जितने भी हम एटीएम कार्ड, जितने भी हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस सब का यूज करते हैं, उसे ही हम कहते हैं प्लास्टिक मुद्रा। देखिए, एटीएम, सौ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब जितना भी यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं प्लास्टिक मुद्रा। अब इसमें और एक जोड़ सकते हैं कि डिजिटल मुद्रा, डिजिटल मनी।
अब डिजिटल मनी के रूप में क्या आ जाएगा, तुम्हारा फोन पे, पेटीएम, ठीक, यानी यूपीआई, सब लेकर यूपीआई समझ लेते हैं। यानी हम तुरंत जो है पेमेंट कर देते हैं ऑनलाइन के सहारे, उसे हम कहते हैं डिजिटल। ठीक, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि मुद्रा से क्या लाभ, मुद्रा से क्या लाभ होने वाला है। ठीक, मुद्रा से आने को लाभ है, क्या क्या लाभ है, इसके विषय में जिक्र करते हैं। तो सबसे पहला लाभ है कि मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ है, मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ है। कैसे? तो वह जो उपभोक्ता, जो ग्राहक है, उपभोक्ता ग्राहक जो है किसी वस्तु को खरीदने जाता है, जब जब किसी वस्तु को खरीदने जाता है तो उसको जो है अधिक जो वस्तुओं को ढोने के लिए आवश्यकता नहीं है। अगर मुद्रा नहीं होता तो हम जब वस्तु विनिमय प्रणाली में जी रहे होते तो तुम्हें अगर एक सोना का जो है गहना लेना है तो तुम्हें जो है मूड़ी पर सर पर लाद कर कम से कम 50 किलो, 1 क्विंटल गेहूं या चावल लेकर जाना होता दुकान में, और वहां से तुम्हें जो है वो सोना का गहना लाना पड़ता। तो इससे क्या हुआ कि मुद्रा के आविष्कार से क्या हुआ, उपभोक्ता को लाभ हुआ, क्या वह पैसा लेकर जाता था और अपने इच्छा अनुसार जो है जितनी भी वस्तु वो खरीद सकता था खरीद लेता है। अगर आप बच्चे हैं तो आपको अगर कह दिया जाए कि जाइए दुकान से जो है तुम्हें 30 किलो या 40 किलो चीनी लेकर आना है, या 20 किलो चीनी लेकर आना है, तो आप तो 20 किलो उठा सकते हैं। लेकिन उस 20 किलो चीनी को उठाने के लिए अगर यहाँ से आपके जीवन से मुद्रा हटा दें और वस्तु विनिमय प्रणाली में ले जाए तो आपको फिर इधर घर से ले जाना पड़ेगा कम से कम 40 किलो, तुम्हें गेहूं ले जाना पड़ेगा और वहां से 20 किलो चीनी लाना पड़ेगा, तो ऐसी कठिनाई होगी। लेकिन अब जो है मुद्रा के जमाने में तुरंत जो है तुम उठाए, पैसा उठाए और ले जाकर दुकानदार को दिए, चीनी लाते और घर पर आए। और उसमें भी और डिजिटल जमाना किया हो गया है कि ऑनलाइन पेमेंट किए और तुरंत गए और लेकर चले आए। तो ये जो है मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ हुआ। दूसरा में मुद्रा से उत्पादक को लाभ हुआ। कैसे? उत्पादक को जो है मुद्रा से अधिक अधिक मतलब अधिक लाभ होगा। मुद्रा की सहायता से उन्हें उत्पादन के साधन की आवश्यकता मात्रा जुटाने में, कच्चे माल को खरीदने तथा संचित रखने, समय समय पर पूंजी को उधार प्राप्त करने में सहायता मिलती रही। यानी अब उत्पादन को कैसे लाभ हो रहा है, जो भी व्यक्ति फैक्ट्री में उत्पादन करता है उसको उत्पादक कहते हैं, ये समझिए। अब वो अब फैक्ट्री कोई चला रहा है, जैसे मान लीजिए चीनी का फैक्ट्री चला रहा है। अब इस चीनी को फैक्ट्री चला रहा है तो इसे गन्ना खरीदना है, गन्ना लेना है, तो ये गांव की तरफ देखेगा और जैसे जिसका भी गन्ना हो गया जो भी हो, या बिस्कुट फैक्ट्री चलाना है तो उसको जो है मक्का खरीदना होगा। तो गांव में जितने भी मक्का वाले किसान होंगे उनके यहाँ जाएगा और उनसे जो है मक्का खरीद कर ले आएगा और तुरंत पेमेंट कर देगा। ये मुद्रा का विकास में ऐसा तुरंत पेमेंट करके और मुद्रा मौका ले सकता है और अपना फैक्ट्री चला सकता है। फैक्ट्री में जितने भी कर्मचारी है उसका पेमेंट कर सकता है आसानी से। फैक्ट्री में अगर कोई भी वस्तु को उधार ही लेना है तो ले सकता है। ठीक, तो ऐसी जो है स्थिति किस समय बन सकती है, सिर्फ मुद्रा के समय में। लेकिन यही मुद्रा का विकास नहीं रहता, यही मुद्रा का विकास नहीं रहता तो हम लोग जो है फैक्ट्री चला नहीं पाते, क्योंकि मक्का लेना पड़ता तो उसके लिए हमें जैसे इस व्यक्ति का आवश्यकता की वस्तु को हमें ले जाना पड़ता। यदि इस व्यक्ति को आवश्यकता रहता चावल का, चावल की आवश्यकता रहता तो हम चावल लेकर जाते और फिर मक्का लेकर आते। अगर वहीं दूसरा व्यक्ति फिर रहता इधर, इसको आवश्यकता रहता गेहूं का, तो हम गेहूं लेकर जाते हैं और फिर मक्का लेकर आते हैं। तो ये जो कठिनाई हो रही थी, कहाँ हो रही थी, तो वस्तु में अपना है। लेकिन अब कठिनाई नहीं हो रही है क्योंकि हमें मुद्रा का लाभ मिलता है। चलो उसके आगे है क्या कि वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाली कठिनाई का निराकरण। यानी जितनी भी वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई होती थी उस सब का निराकरण है, सबको दूर कर दिया। कब? मुद्रा का विकास से। देखो मुद्रा का आविष्कार से जो है वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाई दूर हो गई और मुद्रा के कारण जो है विनिमय आसान हो गया। यानी जितने भी 6 पॉइंट हमने देखा, 5 पॉइंट,
वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयां, उन सभी कठिनाइयों को हमने दूर कर दिया। कब? जब मुद्रा का विकास हो गया तब। उसके बाद देखो 4 में मुद्रा और पूंजी की तरलता, यानी मुद्रा और पूंजी की तरलता क्या है? मुद्रा ने पूंजी को तरलता प्रदान किया है, क्योंकि इसको प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। यानी यह पैसा जो है, मुद्रा है, वह कोई नहीं कह सकता है कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आपको कोई वस्तु खरीदना होगा तो उस वस्तु खरीदने के लिए जो है, आप दुकान में गए और तुरंत आपने पैसा दिखाया, पैसा दिया और उस वस्तु को ले लिया। जैसे मान लीजिए बिस्कुट, बिस्कुट ले लिया। अब ये दुकानदार कभी ये नहीं कहेगा कि हम तुम्हारे रुपया को नहीं लेंगे। तो ये आसानी हो गई कब? जब मुद्रा का विकास हो गया तब। लेकिन उस समय जब था वस्तु में प्रणाली है, तो तुम एक घर जाते थे तो कहता था कि नहीं, हमें चावल की आवश्यकता नहीं है। दूसरे घर भी गए थे, चावल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर पैसा लेकर जाया जाता तो सबको आवश्यकता थी, सब कोई ले सकता था, उसमें कोई नहीं। 5 नंबर देखो, मुद्रा और पूंजी का निर्माण, यानी मुद्रा से जो है हमने पूंजी का निर्माण भी शुरू कर दिया। कैसे? वो हम किसी को उधार दे दिए ब्याज पर। अब जब उधार देंगे तो उसका परसेंट तो आएगा, परसेंटेज लाभ तो आएगा। तो इससे जो है मुद्रा से पूंजी निर्माण हो गया। या हमारे पास मुद्रा अधिक है तो बैंक में जमा कर दिए, तो ये जब बैंक में जमा करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? तो ये बैंक हमें क्या देगा? परसेंट के रूप में कुछ ना कुछ मुद्रा देगा। इससे जो है मुद्रा के विकास से पूंजी का निर्माण होना शुरू हो गया। अब देखो मुद्रा और आर्थिक प्रगति, यानी जब मुद्रा का विकास हो गया तो हम किसी भी देश का आर्थिक प्रगति निकाल सकते हैं कि वह देश कितना ग्रो कर रहा है, उस देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उस देश में जीडीपी कितनी है, उस देश में नेशनल इनकम कितना है। इन सभी को हम आंक सकते हैं कब? जब मुद्रा का विकास हो गया तब। चलो बचत क्या है ये देखते हैं। तो बचत बहुत अच्छा टॉपिक है, देखिएगा। तो बचत क्या है? यानी आप जितना भी अपने घर में इनकम किए, आप जितना भी अपने घर में इनकम किए यानी आय प्राप्त किया, उन आय में से जितना भी खर्च कर दिया यानी उपभोग कर दिया, अब जो भी उपभोग करने के बाद बचा वह क्या कहलाएगा? आपका बचत। जैसे आपने जितना इनकम आपके पास है, मान लीजिए आपका इनकम है 5,000 और इसमें से तुम खर्च कर दिए 2,000, अब जो बच गया 3,000, तो ये 3,000 बचत है। वही तुम्हारे इसका बचत हो गया। वही चीज बता रहा है क्या? किसी व्यक्ति की आय एवं उसके द्वारा किए गए खर्च को जब उसका अंतर निकालते हैं तो वही कहलाता है बचत। एक फॉर्मूला के रूप में देखिएगा, बचत क्या है? आय माइनस उपभोग बराबर बचत। ठीक। अब उसके बाद देखते हैं साख क्या है, यानी साख। चलिए देखते हैं साख क्या है। तो इसमें देखो साख का क्या अर्थ है? साख का अर्थ होता है भरोसा, विश्वास। साख का क्या अर्थ होता है? तो विश्वास, भरोसे। यानी जिस व्यक्ति पर जितना भरोसा और विश्वास होता है उस व्यक्ति का साख उतना अधिक होता है। जैसे मान लीजिए ये साख तुम किसी को उधार दे रहे हो, तो किसी को उधार दे रहे हो उस पर भरोसा भी रहना चाहिए क्या करने का? कि वह समय के अनुसार चुका दे। तो जब समय के अनुसार चुका दे उस पर विश्वास रहेगा, भरोसा रहेगा, भाग न जाए। तो उसका जो है, अगर एक भरोसा है उसको जब हम ऋण दे दिए तो वही कहलाएगा साख। देखिए साख का अर्थ होता है विश्वास यानी भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना अधिक साख होता है, विश्वास होता है, उसकी साख उतनी अधिक होती है। यानी हमें जो है किसी पर कोई उधार मांगने आएगा, जैसे मान लो कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है, और बी को आवश्यकता है 5,000 5,000 रुपए का, तो ए से आकर मांगा कि हमें 5,000 रुपया दीजिए। अगर ए को विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है कि नहीं लौटाएगा, ये क्या कहेगा कि हमारे पास नहीं है। अगर ये को विश्वास है कि समय कौन सा लौटा देगा तो कहेगा का 5,000 क्या, आप 10,000 ले जाइए, लेकिन समय कौन सा लौटा दीजिए। तो यही है
का साथ। इस साथ का मतलब क्या होता है? भरोसा, विश्वास होता है। अगर जिस पर जितना ही भरोसा हमको रहेगा, उसका साथ उतना ही अधिक मजबूत होगा। चलो कुछ और नोट देखते हैं। और शास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने और भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। प्रोफेसर गिट क्या कहते हैं? साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। यानी कि ये व्यक्ति से बी व्यक्ति ने 5,000 रुपया लिया था, ये 5,000 रुपया लिया था, तो जब ये लौटा देगा 5,000 रुपया, तो यह जो है साख कहलाएगा, साख हो जाएगा। ये कौन कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं प्रोफेसर जी। इसको बाद नेक्स्ट देखते हैं। साख के दो पक्ष होते हैं। साख के दो पक्ष कौन कौन होते हैं? एक ऋणदाता और एक होता है ऋण। यानी साख के दो पक्ष, एक हो जाएगा आपका ऋणदाता और एक हो जाएगा आपका ऋण। और ऋणदाता क्या था? यानी जो उधार देता है वो कहलाता है ऋणदाता, और जो उधार लेता है वह कहलाता है क्या? ऋणी। यही बात है। मान लीजिए कि ए और बी व्यक्ति जो थे, तो ए से 5,000 रुपया लिया था बी व्यक्ति, तो इसमें ए जो कहलाएगा ये ऋण दाता कहलाएगा, यानी ऋण देने वाला। और बी कहलाएगा क्या? तो वह कहलाएगा तुम्हारा ऋण। ठीक, तो ये है तुम्हारा साख के दो पक्ष। उसके बाद साख का आधार क्या है, यह देख लेते हैं। साख का आधार इस जो उधार दे रहे हैं वह किन किन आधारों पर यानी देंगे साख, ये बात का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले जो है साख देने का सबसे पहला जो पॉइंट है वो विश्वास होना चाहिए। यानी हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जो व्यक्ति उधार लेगा, जो व्यक्ति ऋण लेगा, वह समय के साथ लौटा देगा। यानी जो व्यक्ति ऋण लेगा वह समय पर लौटाएगा, भाग नहीं जाएगा। तो ये होता है साख का पहला आधार, विश्वास। दूसरा आधार क्या है? यानी चरित्र। यानी जो हम उधार दे रहे हैं, साख दे रहे हैं, उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है कि बाद में बदल ना जाए, बाद में ये ना कहे कि तुम हमें ऋण ही नहीं दिए, तुम हमें उधार ही नहीं दिए। तो ये होता है उसकी चरित्र, यानी उसकी ईमानदारी कितनी है, तो उसकी ईमानदारी कितनी है कि हमें कभी दोषी नहीं ठहराएगा। ठीक, तो ये होता है उसका चरित्र पर निर्भर होता है। दूसरा आधार क्या होता है? चुकाने की क्षमता। हम अगर किसी को ऋण दे रहे हैं तो उसकी जो बोलते हैं ना, उसकी औकात से अधिक नहीं देना है। यदि आप उसकी औकात से अधिक देंगे तो पक्का है कि नहीं चुका पाएगा। तो उसका जो क्या देखना है, तो चुकाने की क्षमता यानी क्रेडिट देखना है, कैपेसिटी देखना है कि वह दे पाएगा या नहीं। तो यही देखना है उसका कैपेसिटी, यानी वो कितने धन के लायक है और कितने समय तक चुका देगा। ठीक है, मान लो कोई ये व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति बी व्यक्ति को 5,000 रुपया दे रहा है, तो ये बी व्यक्ति को 5,000 जो रुपया है बहुत अधिक लग रहा है, लेकिन ये व्यक्ति जानता है इसकी औकात नहीं है चुकाने के लिए, तो ये नहीं देंगे। यही होता है क्या? चुकाने की क्षमता। चलो, 5 नंबर में क्या होता है? पूंजी एवं संपत्ति। ठीक, यानी जब हम किसी को ऋण देंगे, जब हम किसी को उधार देंगे, उस उधार के देने के रूप में हम जो है उसकी संपत्ति की कुछ जमानत, यानी कुछ ना कुछ जमीन का कागजात हो गया, सोना चांदी हो गया, या कोई भी वस्तु हो गया, जमानत के रूप में यानी सिक्योरिटी मनी के रूप में कुछ ना कुछ रख लेंगे कि भविष्य में जो है ये भाग ना जाए। अगर भागेगा तो हम जो है उस वस्तु को बेचकर अपना आवश्यकता पूरा कर लेंगे। अगर नहीं भागेगा तो फिर जब वो वस्तु और व्यक्ति जो है रुपया चुका देगा, उस वस्तु को दे देंगे। तो ये होता है तुम्हारा क्या? पूंजी एवं संपत्ति। नेक्स्ट में क्या है? उसके बाद है कि देखो, जो 5 में होता है ऋण की अवधि, यानी ऋण की एक अवधि होनी चाहिए। ऋणदाता जो भी है, तो
क्या करता है, दीर्घकाल ऋण देने से यानी अधिक समय के लिए ऋण देने से हिचकता है, डरता है। क्यों? क्योंकि उसको संदेह रहता है कि भाग न जाए। इसीलिए ऋणदाता है जो उसके चरित्र के अनुसार देखकर, उसकी आर्थिक स्थिति को देखकर उसको जो है अल्पकालीन ऋण देता है या तुरंत चुका दीजिएगा। ठीक। साख पत्र क्या है? तो साख पत्र क्या है? साख पत्र से मतलब उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है, उसे साख पत्र के आधार पर साख या ऋण का आदान प्रदान होता है, उसे साख पत्र कहते हैं। यानी जब साख पत्र से आधार पर हम किसी भी रुपया का आदान प्रदान कर लेते हैं, यानी साख के आधार पर जो है हम अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर लेते हैं, ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? हम साख पत्र। ठीक है। साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो साख पत्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रकार हैं, इनके बारे में जिक्र करते हैं। साख के कई प्रकार हैं, लेकिन उनमें से भी दो चार जिक्र कर लेते हैं। तो एक होता है चेक, एक होता है चेक, दूसरा होता है बैंक ड्राफ्ट, और तीसरा होता है यात्री चेक, और चौथा होता है प्रतिज्ञा पत्र। तो देखिए चेक क्या है? तो चेक जो है सबसे प्रचलित साख है। चेक एक प्रकार का लिखित आदेश है कि जो बैंक में रुपया जमा करने वाला अपने बैंक को देता है कि उसमें लिखित रकम को उसमें लिखित व्यक्ति को दे दिया जाए। यानी चेक जब कोई व्यक्ति जारी करता है, यानी जब कोई व्यक्ति देता है, तो उसमें रुपया लिखा होता है, उसमें रुपया लिखा होता है कितना अमाउंट, उसमें अकाउंट नंबर लिखे होते हैं, और जिसका जो है अमाउंट, जिसका जो खाता होता है उसका सिग्नेचर रहता है। ठीक। और किसके नाम करना है उसका नाम भी रहता है। तो यह बैंक को दिया जाता है चेक कि इसी अंकित व्यक्ति के नाम को क्या किया जाए, उस रुपये को दे दिया जाए, उसे ही कहते हैं चेक। अब बैंक ड्राफ्ट क्या है? यानी बैंक ड्राफ्ट वह है कि जिसमें कोई बैंक अपने शाखा को यह आदेश देता है कि तुम जो है उस व्यक्ति के अंकित, जैसे मान लीजिए एसबीआई है, एग्जाम्पल समझ लीजिएगा अच्छा से। एसबीआई है, अब इसमें कोई व्यक्ति जो है पैसा निकालने गया, तो इस एसबीआई शाखा, इस एसबीआई के पास जो है मुद्रा नहीं है, तो क्या कहेगा एसबीआई कि जाइए हमारे ब्रांच से, अगले ब्रांच से निकाल लीजिएगा रुपया। ये जो है एक पत्र जारी करेगा, और पत्र जारी करेगा इसमें अंकित मूल्य इस व्यक्ति के नाम दे दिया जाए। तो यह जो पत्र देगा इस उस व्यक्ति को देगा, और फिर यहाँ अपने एसबीआई की ब्रांच में ले जाएगा, और यह एसबीआई के पास पैसा है तो वह तुरंत जो है इस व्यक्ति को जो है दे देगा। यानी कोई व्यक्ति को आवश्यकता है पैसे की, तो अपने अकाउंट में जाएगा, लेकिन यहाँ पर खत्म हो गया है पैसा, तो यह बैंक जो है एक पत्र जारी करेगा, और उसमें अंकित मूल्य, अंकित रकम रहेगा कि जो व्यक्ति जा रहा है उसको दे दिया जाए। तो यही है आपका बैंक ड्राफ्ट। तीसरा होता है यात्री चेक। यानी जब आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे होते हैं, अधिक ट्रेवल करना होता है, तो उसके लिए जो है आप अपने बैंक में एक निश्चित रकम जमा कर दीजिए, एक निश्चित रकम जमा कर दीजिए, और उससे जो है एक आप चेक ले लीजिए यात्री चेक के रूप में। यात्री चेक मिलता है, उस यात्री चेक को रख लीजिए, और जब भी आप बस या कहीं का यात्रा कर रहे हैं, तुरंत वहाँ चेक काटे और बस वाले कंडक्टर को दे दिए, और बस वाला कंडक्टर अपने बैंक में जाकर बजाता रहेगा और पैसा को निकालता रहेगा। यानी इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो अपने बैंक में पहले एक निश्चित रकम जमा कर लेना होता है, और उसके बाद जो होता है क्या करना होता है कि वह बैंक अपने ग्राहक को एक चेक जारी करता है, जैसे यात्री चेक करते हैं, और उस यात्री चेक के माध्यम से जो है आप जहाँ भी यात्रा कीजिएगा उसको, उस पर जितना पैसा होगा, उस बस वाला का किराया जितना भी होगा, उस किराए को लिख कर और आप सिग्नेचर करके दे दीजिएगा, वही आपका होगा यात्री चेक। चलिए, चौथे नंबर में है आपका प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र क्या है? यानी यह भी एक प्रकार का साख पत्र है। इस पत्र में ऋणी की मांग पर या उस एक निश्चित अवधि के बाद उसमें अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है, उसे ही कहते हैं प्रतिज्ञा पत्र। यानी एक जो निश्चित रकम होता है, निश्चित रकम जो है निश्चित अवधि के बाद, यानी ब्याज सहित जो है क्या किया जाता है
कि इस पर अमाउंट लिखा जाता है और इस पर अंकित जिसको दिया जाता है उसका नाम लिखा जाता है, और ये वादा किया जाता है कि इतने समय के बाद आप लौटा दीजिएगा, उसी को कहते हैं प्रतिज्ञा पत्र। तो ये जो रहा आपका चैप्टर 3। ठीक, तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने चैप्टर 3 को क्रैश कोर्स के माध्यम से पढ़ लिया। अब आपकी जिम्मेदारी होती है कि इस वीडियो को है अधिक अधिक शेयर कीजिए, और जो भी बच्चे इस क्रैश कोर्स में नए जुड़े हैं उन सबको जोड़िए। और हमने कहा है आप जो एक व्यक्ति जो है 10-10 व्यक्ति को शेयर करें, 10-10 स्टूडेंट को जोड़े, तो इससे क्या होगा, हमारे टीचर्स को, हमको ये मोटिवेशन ये होगा कि हम और मेहनत से और भी आपके लिए फ्री कुछ टेस्ट सीरीज, फ्री नोट्स के रूप में लाए, और आपको जो है एग्जाम देने में और सुलभ बनाए। और इस बार जो है 450 पार करना है। एक नारा बना लीजिए, इस बार 450 पार। और इस 450 यानी आपके पास एक गोल होना चाहिए। गोल क्या है आपका? 450 नंबर पार करना है, बिहार बोर्ड का टॉप करना है। तो इस गोल के प्रति आप कितना काम कर रहे हैं ये भी देखना जरूरी है। ठीक, मिलते हैं इसके बाद जो है नेक्स्ट, इसके बाद इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं सब्जेक्टिव के रूप में, उसको सोल्व करा दिया जाएगा। तो अब से लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद।